पटना में जो सैटेलाइट टाउनशिप बन रहा है और पटना के अलावे बिहार के अनेकों जिला में जो सैटेलाइट टाउनशिप बनने का ऐलान हुआ है, तो जगह जगह पर किसान जो है इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अभी हम पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के अहुआड़ा गांव में हैं और देखिए यहाँ के किसान भी जो हैं ये यूनिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये देखिए ढोल बजा बजा करके गांव-गांव में जा करके ये लोग जो हैं किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन हम लोग जो है सैटेलाइट टाउनशिप में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, किसान भाई से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू वर्मा हुआ। मैं हुआरा गांव का ही रहने वाला हूं। हाँ। मैं लोग को जागरूक करना चाहता हूं कि मर जाना कबूल है लेकिन ज़मीन देना कबूल नहीं है। हम लोग ढोलक बजा कर समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि टाउनशिप के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना है। इसीलिए हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। पंचायत प्रखंड लेवल पर भी जागरूक करेंगे। पहले गाँव से शुरुआत किया हूँ, प्रखंड में, फिर जिला स्तर पर लोग को जागरूकता करने की ज़मीन देना हम लोग मंजूर नहीं है। अच्छा, जमीन आप लोग नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं जमीन देंगे? क्योंकि जो हम लोग का नवतपुर जो क्षेत्र है जो बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जहाँ बंजर जमीन है वहाँ पर सरकार टाउनशिप विकास करे, जैसे नालंदा, राजगीर सब है, सासाराम है। राजगीर में तो विकास हो रहा है। हाँ, तो उधर ही करिए। पहाड़ और बंजर जमीन बहुत सारा इधर है। इधर खेती वाला बहुत जमीन है। किसान के पास मूलभूत होता है खेती, तो हम लोग क्यों जमीन दें? और जो मनसा जो सरकार का वो पहले काम करे ना, जो पहले पटना का जो गली मोहल्ला उसको स्मार्ट बनाइए। हम लोग स्मार्ट गांव बनाएंगे। स्मार्ट गांव बनाएंगे। यस। चलिए, आप लोग जमीन क्यों नहीं देना चाहते हैं? जमीन जमीन नहीं देना है क्योंकि सरकार जो चाह रही, पहला तो है कि सरकार चाह रही है कि फ्री में जमीन चाहिए। फ्री में सरकार, फ्री में 10 गुना तो कीमत भी तो सरकार लगा वो रही है। काल्पनिक है ना। कल्पना के आधार पर हम अगर कह दें कि हमारा जमीन अगर सरकार नहीं विकास करे तो मेरा 50 गुना हो जाए, तो हम क्यों 10 गुना में देंगे? अच्छा, पहला तो ये है। अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिएगा पिछला 10 साल का, तो देखिए कि हर 10 साल में जमीन का कीमत कम से कम 5 गुना बढ़ता है। ठीक है। सरकार जो योजना है, तो सबसे बड़ा तो इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है कि आप 2 साल में विकास, 2 साल में आप गारंटी लिख के दीजिए सारे किसान को कि आपका 20 गुना जमीन होगा। नहीं दे सकती है सरकार। ये जो पीपीपी मोड है लॉन्ग टर्म है। अब बताइए, जो पटना का अभी तक जो इलाका है वो अभी तक जितना 81,000 कुछ एकड़ दिया है, अगर अब पटना का नगर निगम और जो पटना के अगल बगल जो भी प्रगतिशील पटना है उसको, हाँ ना प्रगति है, सब फुलवारी नगर परिषद सबको जोड़ दीजिएगा तो भी लगभग 81,000 के आसपास पहुंचता है। तो 47 से ले आज़ादी से पहले से पटना है, फिर भी हम मान लिए कि सरकार डेवलप किया, तो 47 से लेकर 79 साल में पूरा पटना अभी नहीं डेवलप हुआ है। तो हम तो समझ रहे हैं कि अगर वही रफ्तार रहा, मान लिया कि दुगना रफ्तार होगा, फिर भी हम लोग को 50 साल लगेगा। तो 50 साल में तो हम भी ना रहेंगे, हमारे बाबुओं ना रहेंगे। रहेंगे, हमारा बेटा भी हो सकता है कि बूढ़ा हो जाएगा। तो बताइए कि हम अपना पोता के डेवलपमेंट, काल्पनिक डेवलपमेंट के नाम पर आज जो हम लोग जमीन दे दें, एक क्यों दें? पहला पॉइंट तो ये है, सरकार कह रहा है कि कभी कहता है कि डीएम के पास पत्र लिखिए। अब नया आदेश आया क्या, आवास बोर्ड आपका जमीन खरीदेगा। तो आवास बोर्ड के यहाँ हम जाएंगे कि हमारे के हर गांव में आवास बोर्ड का अधिकारी को आना चाहिए कि भाई आपको जरूरी है तो आपको दे दिए। सरकार अगर फाइनेंशियली सपोर्ट पहुंचाने के लिए किसान को क्या किया, अगर मान के चले सरकार ऐसा करना था तो सब कोई जानता है, किसी के घर में बैंक में आप देते कि भाई 20 लाख 30 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड 30 लाख का पहुंचाइए हर आदमी का बिना इंटरेस्ट का, तब ना किसान समझता है कि ना भाई हम सहयोग, सरकार भी हमको सहयोग कर रहा है और हम सरकार को सहयोग करेंगे। बिल्कुल। देखिए, पटना की जब आप बात करें तो पटना में भी कई ऐसे गली मोहल्ला है जहाँ पर जो अभी विकास हुआ ही नहीं है। आप कई ऐसे जो है मोहल्ले में जाएंगे जहाँ पर जो है अभी कुछ ढलैया तो है लेकिन बीच बीच में कोड़ा हुआ है। भूल जाता है, कभी मालूम चलता है कि यहाँ से तो अभी गैस पाइप जाना था तो उसके लिए कोड़ेगा, फिर मालूम चलेगा वो भरा जाएगा, उसके लिए टेंडर पास होगा, फिर और नल जल वाला तार पाइप जो है गड़बड़ा गया, फिर उसके लिए कोड़ेगा। जमीन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे देगा और किसान का अस्तित्व को खत्म करना है। सरकार का सिर्फ एक ही मोटो है कि जब तक ये किसान में कुछ दम रहेगा ना तो विरोध करेगा। किसान के पास ना धन रहेगा ना संपत्ति रहेगा, चुनाव कर अब सब लोग तो कटोरा दे देगा ना, एक तरह से भीख मांगिए या खाइए। तो जो आदमी का अपना ही सामर्थ्य खत्म हो जाएगा वो कहाँ खड़ा रह पाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? सिद्धि कुमार मेरा नाम हुआ। आप यहाँ के
पूर्व मुखिया जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। बिल्कुल जैसे कि जमीन में जो तालाबंदी है, हाँ। जमीन हमारा किसान का, हाँ। और आप उसको रोक लगाए हुए हैं, हाँ। क्योंकि अभी रजिस्ट्री बैन रजिस्ट्री बैन है। है, दूसरा तरह सरकार इसमें मनगढ़ंत और उल्टा पुल्टा बीच बीच में एक लेटर भी प्रकाशित कर दे रहा है। हाँ। अभी जो आवास बोर्ड संबंधित लेटर प्रकाशित हुआ कि आपका जमीन आवास बोर्ड खरीदेगा। हाँ। तो जमीन अगर किसान का है तो इस पर असंवैधानिक दबाव बनाना और ज़मीन को लॉक रखना, और अगर बेचना भी है तो आवास बोर्ड को ही बेचिए, हाँ। या आवास बोर्ड द्वारा निर्गत जो प्राधिकार है, जो इंडस्ट्रियल प्राधिकार है, उसको बेचिए। हाँ। ये कहाँ का जायज़ है? किसान का ज़मीन अगर किसान को है तो किसान, ये जरूरी नहीं कि ये ज़मीन आवास बोर्ड को ही बेचे, या आपके द्वारा चयनित एजेंसी जो प्राइवेट एजेंसी है, डेवलपर है, या आपके द्वारा अधिकृत लोग हैं। तो आपका तो उद्देश्य ये है कि दबाव बनाकर ज़मीन में तालाबंदी करके, दबाव किसानों के ऊपर प्रेशर बना के, और उनका जो कमियां है, जैसे कि उनका जो ज़रूरत है, उनका जो आवश्यकता है, जैसे शादी हुआ, विवाह हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बच्चा का पढ़ाई हुआ, शहर के तरफ जाना हुआ, या तो मूलभूत सुविधाओं के पूर्ति करने के लिए जो उद्देश्य है, अगर किसान उस चीज़ में फंसे, बीमारी में फंसे, तो सरकार द्वारा निर्धारित जो उनका दर है, उनके आधार पे आवास बोर्ड को ही ज़मीन बेचे। ये कहीं से जायज़ नहीं है। ये तो अनावश्यक फोर्स है, प्रेशर है जो कि किसान पर बनाया जा रहा है कि आप अपना ज़मीन मुझे ही बेचिए, आप अपना ज़मीन मेरे द्वारा बताए गए ही लोगों को बेचिए, या कॉरपोरेट जगत हो या उसमें जो भी लिप्त है। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का जो ज़मीन है उसको फ्री हैंड किया जाए। किसान अपना आवश्यकता के अनुसार, अगर उसको लगता है कि हमको आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ज़मीन बेचने का ज़रूरत है, तो अपना ज़मीन बेचे, न कि आपके दबाव में कॉरपोरेट और डेवलपर को ज़मीन दे या आवास बोर्ड को ज़मीन दे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुजरात में ढोलेरा सिटी बना, तो देखिए कि किस तरीके से किस जगह पर बना, वहाँ जहाँ के ज़मीन उपजाऊ नहीं था, है ना, ढोलेरा सिटी जहाँ बंजर था, हाँ, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ के किसान ज़मीन दिए और वहाँ के किसान जो है अच्छा खासा मुनाफा भी कमाए और सिटी भी बनाए। इसमें एक और चीज़ है, हाँ। वर्तमान समय में जो किसान का ज़मीन का मूल्य है, हाँ। जो वास्तविक मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य का जो बाजार मूल्य है, और जो सरकार का मूल्य है, उसमें काफ़ी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में काफ़ी असमानता है। इस चीज़ को, इस असमानता को भी सरकार को दूर करना चाहिए कि जो मार्केट रेट और सरकारी रेट में असमानता कम हो, ताकि ज़मीन प्रेशर के रूप में ज़मीन कॉरपोरेट जगत को न जाए। तो यानी कि साफ बात में ये कहें कि आप लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल, किसान किसी भी मूल्य पे अपना उपजाऊ ज़मीन, हाँ। खास करके जो यहाँ का जो किसान है, 100% लोग कृषि आधारित है, 100% लोग कृषि आधारित है, और हमारा जो ज़मीन है कृषि कार्य के लिए 100% उपयोगी जो है मैंने- बिल्कुल उपयोगी है। दूसरा तरफ इधर इस एरिया में पुनपुन नज़दीक के कारण हर साल पहले तो हर साल बाढ़ आता था, तो बाढ़ के क्षेत्र में इस ज़मीन को 7-8 फीट ऊंचा करना, ये 81,000 लगभग 81,000 एकड़ में, जो ये 45,000 एकड़ इधर का ज़मीन है, ये लो लैंड को मिट्टी भर के ऊंचा करना, ये कौन सा चीज़ है? और इतना मट्टी कहाँ से लाइएगा? कहीं अवैध खनन कीजिएगा कि क्या होगा? तो किसान का कहने का मेरा सीधा तात्पर्य है कि जो ये इधर का ज़मीन है, ये लोलैंड ज़मीन है, जो कि पुनपुन नदी से बाढ़ प्रभावित है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ हर साल बाढ़ आता है। इस स्थिति में संबंधित उपजाऊ ज़मीन, जो कृषि पर आधारित उपजाऊ ज़मीन है, इस तरह के ज़मीन को बंजर रूप में कंक्रीट करना, यहाँ बड़ा बिल्डिंग बनाना या उस ज़मीन को बर्बाद करना, ये तो कहीं से समझदारी नहीं है। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। और जैसा कि बिहार के जो अभी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, ये अपना भाषण में बोलते हैं कि हम जो है सेटेलाइट टाउनशिप बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की भाषण में इन्होंने कहा कि हम छपरा में 2-2 टाउनशिप बनाएंगे, है ना, 2-2 टाउनशिप बनाएंगे। तो पटना के जो ये उपजाऊ ज़मीन है, ये मैदानी इलाका है, गंगा के जो निकट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जैसे कि ये पुनपुन नदी है, जो सहायक नदी है गंगा की, और ये जो बगल वाले ज़मीन यानी कि नदी के पास वाले जो ज़मीन है, ये उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पर जो है अच्छा खासा फसल भी होता है। यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी है, तो आप भी जानते हैं कि जो मिट्टी बाढ़ के बहाव से आता है, वहाँ पर अच्छा खासा फसल भी होता है। तो किसान जो है इससे ज़्यादा
नाराज़ हैं क्योंकि उनका ज़मीन जो है लिया जा रहा है और उनके जो फसल उपजाऊ ज़मीन को लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर यहाँ पर फसल नहीं होता तब तो कोई बात नहीं होता, कोई विरोध उतना नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ये उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं कि हम कहाँ खेती करेंगे, अगर इधर टाउनशिप बन जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ, आने वाले भविष्य में हमारा जो है पीढ़ी वो क्या करेंगे। लेकिन सरकार की और कुछ लोगों को ये भी कहना है कि हम तो 45% ज़मीन तो आपको दे ही दे रहे हैं, वो भी विकसित करके दे रहे हैं, बना करके दे रहे हैं, तो बना करके दिया जा रहा है, फिर भी लोगों का विरोध हो रहा है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। जैसे कि आप राजीव नगर के बात करें या आप कम पुराना कंकरबाग के बात करें, ये इसका निर्माण हजारों साल पहले हुआ और आज भी वहाँ जाइएगा तो किसी तरह के आपको देखने में ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि बिल्कुल ये वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप है। तो इसका क्या जरूरी है पत्रकार महोदय कि ये जो बोल रहे हैं कि हम विकसित करके देंगे, विकसित कौन करेगा? सरकार करेगा? नहीं, प्राइवेट एजेंसी करेगा, डेवलपर करेगा। उसके साथ सरकार के टाइम बाउंड क्या है? सरकार अगर ज़मीन हमारा है तो हमारे साथ उस डेवलपर का टाइम बाउंड होना चाहिए कि इस संबंधित क्षेत्र के आप विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना समय आपके लिए पर्याप्त है इस ज़मीन का विकास करने के लिए। दूसरा, आप स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के बार इनका जो सचिव स्तर के जो पदाधिकारी है स्ट्रक्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हम लोग तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी से ही समझते हैं कि इस खेती योग्य उपजाऊ जमीन है इसका कल्टीवेशन खेती बाड़ी पे रोक। तो हमारे यहाँ जो मूलभूत जो किसान है, जो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, या जो एग्रीकल्चर लेबर है, हमारे यहाँ लाखों के संख्या में एग्रीकल्चर लेबर है। और एग्रीकल्चर जो किसान है, जो पूर्णतः किसानी से जुड़े हुए हैं, तो इनको जीविकोपार्जन, अगर यहाँ स्ट्रक्चरल इकोनॉमी आप बनाते हैं तो यहाँ के किसान और यहाँ का श्रमिक मीन्स खेत में जुड़ा हुआ मजदूर के जीविकोपार्जन के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कल्टीवेशन रोक के स्ट्रक्चरल इकोनॉमी पैदा कीजिएगा तो यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान में पलायन होगा, क्योंकि वो जो आश्रित है मूल रूप से वो एग्रीकल्चर पे आश्रित है, कृषक पर आश्रित है। तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी से पहले हम लोग के जीविकोपार्जन की बात होना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट से पहले हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा जिसमें रोड, हॉस्पिटल, स्कूल और रोजगार का साधन सृजित कर दीजिए। अगर ये पहले प्रथम फेज में एक मॉडल प्लान बना के आप ये सब चीज सृजित कर देते हैं तो किसान में इसमें रुचि लेगा। जो योजना है इसमें आप जीविकोपार्जन की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले आप कहते हैं कि हम लैंड पूलिंग के माध्यम से जमीन को अधिग्रहित करेंगे, अधिग्रहित करने के बाद प्राइवेट फार्म से उस चीज़ को विकास कराएंगे। तो मुझे एक किसान के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मूलभूत समस्या, मूलभूत विकास को सृजित कर लें। अगर इस चीज़ का आप सृजित कर दीजिएगा तो किसान के बीच में ऑटोमेटिक एक उत्साह जनरेट हो जाएगा, और अगर उत्साह जनरेट होगा तो किसान खुद सरकार के पास जाएंगे कि मेरा यूनिट के भी विकास कर दीजिए, हमको भी शहरीकरण कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रक्चरल इकोनॉमी नहीं बल्कि रोजगार सृजित हो, जीविकोपार्जन सृजित हो, ताकि यहाँ मजदूर जो एग्रीकल्चर पे जुड़े हुए हैं, लाखों मजदूर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लाखों किसान जिनका दिनचर्या का साधन कृषि है, पहले जीविकोपार्जन का व्यवस्था करें, फिर सैटेलाइट सिटी की बात करें। चलिए, तो ये इन्होंने भी अपने बातचीत रखा और किसान से भी हम लोग बातचीत किए हैं। सब लोग से बातचीत करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन सबका जो है बात यही है, सब लोग यही बात रखना चाहते हैं। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।